हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। देखिए आप सबको हम आज दिन में आज 9 बजे करीब में लाइव आए हुए थे, लेकिन कुछ कारणवश मतलब यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है गांव में। मतलब मेरे गांव में अभी जो लॉकडाउन के कारण अभी हम गांव में हैं, तो वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे लाइव नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए सोचे कि यूट्यूब पर डाल देते हैं जो पढ़ाने वाले थे, तो इसीलिए हम यूट्यूब, मेरा चैनल का नाम है B.Ed क्लास बाई आनंद राज। इसी में हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक लिए हैं, प्रकाश का परिवर्तन, जो हम लोग को फर्स्ट चैप्टर है। आइए इसके बारे में जानते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए बेसिक से हम चलेंगे, जीरो लेवल से। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। एकदम क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। आइए दूसरा देखते हैं कि यह प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। मतलब प्रकाश वह कारक, वह फैक्टर है जिसकी वह सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देखते हैं या देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए आँख एवं प्रकाश दोनों का होना आवश्यक है। मतलब बोल रहा है कि कोई वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ का होना आवश्यक है। क्या क्या? आँख और प्रकाश। मतलब किसी के पास आँख रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई वस्तु नहीं देगा। मान लीजिए कि कोई मतलब अंधा आदमी है, उसके पास प्रकाश रहेगा तो वस्तु को देख पाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास आँख नहीं है। अर्थात एक के बिना दूसरा अधूरा है। अर्थात आँख और प्रकाश एक दूसरे के पूरक है। आइए अब अगला बोल रहा है, कोई वस्तु को हम तब देखते हैं जब वो वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आँख पर आती है। देखिए यहाँ पर कहना है कि कोई वस्तु को हम तब देखते हैं। मान लीजिए कि टॉर्च है, मतलब इससे प्रकाश निकला, ये टॉर्च है, इससे प्रकाश निकला। मान लीजिए इससे प्रकाश निकला और कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, वस्तु पर टकरा के और हमारी आँख पर आ गया ये, तब क्या होगा? जब हमारी आँख पर ये चीज़ आएगा तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो यही बोल रहा है कि कोई वस्तु से प्रकाश जब निकलता है तो वस्तु से टकराकर जब हमारी आँख पर आता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। आइए अब देखते हैं, प्रकाश सरल रेखा में चलती है। मतलब एकदम क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश किस दिशा में चलती है, तो सरल रेखा में। सरल रेखा कहने का मतलब है स्ट्रेट लाइन में। देखिए प्रकाश कैसे चलता है, आप देखेंगे ऐसे चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो वही बोल रहा है कि प्रकाश क्या है? सरल रेखा में चलती है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसका कारण प्रकाश को विभिन्न ऊर्जाओं में बदला जाता है। मतलब प्रकाश एक प्रकार क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है। देखिए मान लीजिए कि जो हम लोग का सोलर सेल होता है तो क्या होता है? उस पर प्रकाश पड़ता है तो कौन ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसीलिए बोला गया है कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। अब देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है, आगे जो पॉइंट है, नोट, ये सब नोट है क्योंकि अभी आपका अथी नहीं स्टार्ट हुआ है। प्रकाश अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। देखिए आप याद रखिएगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ करने का, अनुप्रस्थ का मतलब होता है जिसमें माध्यम की आवश्यकता, जिसके गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं हो। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए कि जैसे हम बोलेरो में बैठे हुए हैं या कोई गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो देखिएगा कि जो ध्वनि होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता है। देखिएगा आप गाड़ी पैक रहेगा तो आप बाहर बोलिएगा तो बाहर के आदमी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि के लिए एक हवा माध्यम चाहिए। एक बिना माध्यम के नहीं चल सकता। मान लीजिए कोई मतलब बुढ़ा व्यक्ति है तो किसी के सहारे के बिना नहीं चल सकता, मतलब उसको एक माध्यम चाहिए। तो वैसे ही मतलब यहाँ बोल रहा है कि मतलब अनुप्रस्थ कहने का मतलब होता है कि उसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने गमन कर सकता है। मतलब प्रकाश अनुप्रस्थ है और विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और ध्वनि जो होता है, जो ध्वनि हम लोग को होता है अनुदैर्घ्य होता है। जो ध्वनि होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अनुदैर्घ्य कहने का मतलब हुआ इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब हवा मतलब सबसे प्रमुख माध्यम माना जाता है ध्वनि के लिए। तो ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए आपको यहाँ पर याद भी हो जाएगा। देखिए प्रकाश अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ हो गया। ये क्या हो गया? ध्वनि जो होता है, ध्वनि। देखिए आप याद रख सकते हैं कि देखिए यहाँ भी ध कॉमन है और यहाँ भी ध कॉमन है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अनुदैर्घ्य ध्वनि के लिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प कॉमन है और यहाँ पर भी प कॉमन है। किस में? इसमें अनुप्रस्थ में। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ आपका जो आप किताब में दिया गया कि प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स क्या होता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत बोलते हैं। कोई भी वस्तु से प्रकाश निकले उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। मतलब कोई भी वस्तु से प्रकाश निकले उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसे हम लोग नेचुरल
लाइट सोर्स बोलते हैं। जैसे प्राकृतिक द्वारा निर्मित वस्तु से जब प्रकाश निकलती है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलते हैं। मतलब प्राकृतिक द्वारा बनाई गई चीज़ से, मतलब प्राकृतिक द्वारा जो बनाया गया चीज़ है उससे जब प्रकाश निकलती है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रकाश। जैसे हुआ सूरज हुआ, तारे हुआ, जुगनू जिसे हम लोग गाँव में जो लोकल हम लोग का लैंग्वेज होता है उसमें भगजुगनी बोलते हैं, इंग्लिश में फायर फ्लाई बोलते हैं। ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हुआ। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव द्वारा निर्मित वस्तु से जब प्रकाश निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कौन कौन होता है? जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ लैंप, लालटेन, ईटीसी, ये सब क्या हुआ कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल। देखिए एक चीज़ यहाँ पर लिखा है कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाश की ऑप्टिक्स बोलते हैं। मान लीजिए कि हम लोग को साइंस में 3 चीज़ पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वैसे ही मतलब फिजिक्स का भी बहुत मतलब ब्रांच होता है। तो फिजिक्स के जिस ब्रांच में प्रकाश के गुण, प्रकृति का अध्ययन किया जाता है उसे ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम होता है। आइए अब देखते हैं प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। मतलब जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या हुआ? जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। अब देखते हैं अप्रदीप्त वस्तु, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चांद, कुर्सी, दर्पण, ईटीसी, ये सब क्या है कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। आइए अब देखते हैं प्रकाश के परिकिरण के कारण ही हम उन वस्तुओं को भी देख पाते हैं जहाँ सूरज का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। मतलब हम प्रकाश के देखिएगा, कहूँगा आप कमरा में है, ठीक है, आप कमरा में प्रकाश नहीं जा रहा है, सीधा प्रकाश सूरज का नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या होता है कि आपका मतलब आप वहाँ भी वस्तु को देख पाते हैं। तो किसके कारण होता है? परिकिरण, स्कैटरिंग के कारण। देखिए स्कैटरिंग क्या होता है? प्रकाश का परिकिरण। जब सूरज का प्रकाश किसी सूक्ष्म कण आदि पर पड़ता है तब प्रकाश बिखर जाता है, मतलब फैल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का मतलब जब सूरज का प्रकाश जब धूल कण, देखिएगा टॉर्च बारिएगा, देखिए विभिन्न धूल कण रहेगा। आप रात में बारिएगा देखिएगा बहुत धूल, चाहे दिन में भी देखिएगा बहुत धूल कण वायुमंडल में रहता है। तो जैसे उस पर प्रकाश पड़ता है ना, सूरज का प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश क्या होता है? फैल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिकिरण। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होता है? जब प्रकाश सरल रेखा में चलती है तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब कह रहा है जब प्रकाश सरल रेखा में चलती है, मान लीजिए देखिए यहाँ पे जब प्रकाश एकदम सरल रेखा में चले, मतलब उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश की किरण। ये सब क्या हुआ? सरल रेखा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। आइए अब देखते हैं कि प्रकाश की किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश का जो समूह होता है, किरण का जो समूह होता है, उसी को क्या बोलते हैं? मान लीजिए कि देखिए कि यही समूह हुआ, यही समूह हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का किरण पुंज। मतलब जो समूह में रहता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। जो ये होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है अपसारी किरण पुंज। देखिए समझिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण बोलेंगे, किस दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण बोलेंगे। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को अभी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें रहता है। देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है? डाइवर्जिंग, जिसे बीम बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। अपसारी किरण पुंज देखिए वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। मान लो देख लिए, यहाँ पर हम डायग्राम भी बना दिए हैं, लेकिन हम बना के बताते हैं कि मान लीजिए कि एक बिंदु हुआ, इससे क्या हुआ कि विभिन्न जब प्रकाश निकलता है, मतलब फैलते चल जाता है प्रकाश एक बिंदु स्रोत से, उसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। देखिए आप ऐसे भी एक शब्द देखिएगा यहाँ पे लिखा है अपसारी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना प से, तो आपसे प से प्रसारित इसको आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। कि शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अपसारी लिखा है, अप मतलब अप से बोलिएगा प्रसारित करना, मतलब प्रसारित करना। जब प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कि अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बनाया गया है फिगर, आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया अपसारी किरण। देखिए नोट, एक बिंदु स्रोत से अनंत प्रकाश निकल सकती है। मतलब बोल रहा है एक बिंदु स्रोत से, मान लीजिए देखिए एक बिंदु स्रोत से क्या होता है? अनंत। मान लीजिए कि बूंदी है, इससे क्या अनंत निकल सकता है प्रकाश? अनंत नहीं, कितना है कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एक बिंदु स्रोत से कितना प्रकाश स्रोत निकल सकता है? अनंत निकल सकता है। आप देखते हैं समानांतर किरण पुंज, वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। मान लीजिए एक क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। देखिए एक दूसरे के समानांतर है ना, ये सब क्या हुआ कि ये होता है समानांतर किरण पुंज।
तीसरा है हम लोग को अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी मतलब उसको छोटा, मतलब क्या होना कि सब चीज़ मिलकर एक जगह एक बिंदु स्रोत पर आके मिल जाना, उसी को क्या बोलते हैं, वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है, मतलब जितना भी प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है। देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ से निकला प्रकाश, कोई यहाँ मिला, फिर यहाँ से निकला यहाँ मिला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी निकला यहाँ निकला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। तो मतलब जिसे अपसारी मतलब जो प्रसारित हो, इससे प से आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि प्रसारित होना, इसमें क्या होना, एक जगह आके मिलना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। आइए अब देखते हैं एक और चीज़ यहाँ पर देखे हुए थे हम कि देखिए नोट में एक चीज़ लिखा हुआ है कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु से, प्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश निकलता हो, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंख पर आती है तो वह अप्रदीप्त वस्तु होती है। देखिए आप सोचिए कि इसे जो चांद हम लोग को होता है, चंद्रमा, वो क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु। इसको कंसेप्ट में बैठा लीजिए, क्या है अप्रदीप्त वस्तु, हम बताएंगे कैसे है। और जो सूर्य हम लोग को होता है, क्या होता है, दीप्त वस्तु होता है, प्रदीप्त वस्तु होता है। और अप्रदीप्त वस्तु कौन होता है, चंद्रमा होता है। देखिए सूर्य से जब प्रकाश निकलता है, मान लीजिए हम बताते हैं यहाँ पे, जब सूर्य से प्रकाश निकला और क्या है कि सूर्य से प्रकाश निकला और प्रकाश निकल के जब मतलब प्रदीप्त वस्तु से जब प्रकाश निकल के अप्रदीप्त वस्तु पे आता है, अप्रदीप्त वस्तु का मतलब हो गया जहाँ, मतलब यहाँ पे हम चांद ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, चांद ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है, प्रदीप्त है और यहाँ से प्रकाश निकला, ठीक है, और अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ा, अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ा, फिर हमारी आंख पर आएगा, तब हम वस्तु को क्या करेंगे, देख पाएंगे। तो वैसे देखिए प्रदीप्त में किसका एग्जांपल होगा, सूर्य का हो गया। तो सूर्य से जब प्रकाश निकल कर अप्रदीप्त कौन हो गया, चंद्रमा हो गया, उस पर जाकर पड़ता है तो हमें क्या दिखाई देता है कि चंद्रमा दिखाई देता है। तो समझिए कि चंद्रमा कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, जो सूर्य द्वारा परावर्तित प्रकाश होता है उसी कारण हमको दिखाई देता है। वही यहाँ बोल रहा है कि जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंख पर पहुंचती है तो हम वह अप्रदीप्त वस्तु दिखाई देता है। मतलब बोल रहा है कोई भी दीप्त मतलब जिससे प्रकाश निकलता है उस वस्तु से प्रकाश निकलकर अप्रदीप्त वस्तु मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकलता उस पर टकराती है, फिर वो प्रकाश हमारी आंख पर आती है तो हम उस क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु को देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह उस वस्तु द्वारा या तो अवशोषित होती है या परावर्तित होती है। मतलब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है क्या होता है, मतलब अवशोषित करता है, मतलब उसको क्या करता है, पूरा सोख लेता है, या उसी को क्या करता है, पूरा को परावर्तित कर देता है। मतलब जैसा पदार्थ रहेगा वैसा गुण निर्भर करेगा। देखिए जब वस्तु प्रकाश को पूर्णतः अवशोषित कर लेगा तो वह वस्तु काली दिखाई देगी। मतलब प्रकाश को जब पूरा सात जो प्रकाश में कलर होता है उसको पूरा को अवशोषित कर लेगा तो वस्तु कैसा दिखाई देगा, काली दिखाई देगा। और जो वस्तु प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित कर देगा वस्तु कैसा दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। मतलब जितना भी होगा उसे क्या दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। आइए अब देखते हैं पारदर्शी वस्तु, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार गमन करता है उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच जो हम लोग को होता है, पानी होता है, हवा होता है, इससे क्या होता है, प्रकाश मतलब आसानी से आर पार हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ, उपयुक्त ऑब्जेक्ट, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार या गमन नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे पेंट हुआ, लकड़ी हुआ, लोहा हुआ, ईट चीज। अब देखते हैं आगे परभासी जिसे हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वे पदार्थ जो प्रकाश के एक छोटे भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, मतलब आधा ही जाने देता है, थोड़ा ही जाने देता है, इसी को क्या बोलते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच से थोड़ा ही प्रकाश जाएगा, आँख की जो पलक हम लोग को होता है, तेल लगा कागज होता है, रक्त होता है, ETC, ये सब क्या है, परभासी पदार्थ का उदाहरण है। देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग को सूर्य ग्रहण का पढ़ना है। देखिए आपको अथी में नहीं देगा लेकिन जान लीजिए, आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। देखिए जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, मतलब जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा। देखिए आप इससे भी याद रख सकते हैं कि देखिए जो सूर्य होता है ना, जो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, सूर्य का वो किसी के बीच में नहीं आता है, बीच में आता है तो चंद्रमा और पृथ्वी ही आता है। तो आप याद कैसे रख सकते हैं कि देखिए हम बताते हैं, आप कैसे याद रखिए। देखिए सूर्य होता है तो सूर्य क्या हुआ कि जब सूर्य ग्रहण होगा तो क्या होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा, चंद्रमा आ जाता है, मतलब उसके बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य किरण क्या होता है, पृथ्वी पहुंचने में क्या होता है, बाधित हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। मतलब सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, इसी बीच में कौन आ गया, चंद्रमा आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, सोलर इपिक्स बोलते हैं हम लोग। देखिए सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। देखिए इसको याद कैसे रखते हैं, कौन दिन होता है, देखिए इसमें सूर्य में कौन का है,
स कॉमन है, और यहाँ पर देख लीजिए कि अमावस्या में स यहाँ कॉमन है। आप इससे भी याद रख सकते हैं। अमावस्या को बोलते हैं हम लोग न्यू मून, मतलब सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य में आप यहाँ पर आप सबसे आप कॉमन देखिए, कोई चीज़ को आप शब्द पर ध्यान देकर पढ़िएगा ना, यहाँ देख लीजिए स कॉमन है और पे का है, यहाँ भी स कॉमन है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं हाँ कि सूर्य ग्रहण क्या है, अमावस्या के दिन होता है। आगे आप देखते हैं चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स बोलते हैं इसे। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, मतलब हम क्या बोले हैं कि सूर्य का वो किसी के बीच में नहीं आता है, वो मतलब अति होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की किरण क्या होती है, चंद्रमा तक पहुंचने में बाधित हो जाती है। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। यह पूर्णिमा के दिन होता है। देखिए आप याद कैसे रखिएगा, यहाँ देखिए कि यहाँ 9 कॉमन है, यहाँ पर बताते हैं, यहाँ 9 कॉमन है और यहाँ क्या है, आप देख सकते हैं कि पूर्णिमा में भी 9 कॉमन है। तो इससे आप कंपेयर करके याद रख सकते हैं कि चंद्रग्रहण किस दिन होता है, पूर्णिमा मतलब फुल मून के दिन होता है। आइए अब देखते हैं, देखिए यहाँ बना दिए सूर्य, बीच में कौन है, पृथ्वी है, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कौन, चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या है, पृथ्वी। इसी को क्या बोलते हैं, चंद्रग्रहण बोलते हैं। देखिए अब आया आपको मेन जो टॉपिक हमको पढ़ाना था, प्रकाश का परावर्तन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसे हम बोलते हैं। कि क्या होता है, देखिए प्रकाश की किसी सतह से टकराकर उसी, मतलब प्रकाश जब किसी, यहाँ पर जब होगा, छूट गया है, मतलब यहाँ पर आप सुधार सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जब होगा। प्रकाश जब, यहाँ की भी नहीं होगा, प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर उसी पथ पर लौटने की जो घटना होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश की परावर्तन। मतलब ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि प्रकाश की किरण भी होता है, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप किरण भी लिख सकते हैं प्रकाश की, यहाँ पर कट कर किरण भी कर सकते हैं, किरण। प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी पथ पर लौटने की जो घटना होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश की परावर्तन। जैसे देखिए यहाँ फिगर में भी आपको समझाया गया है कि देखिए, मान लीजिए क्या होगा, परावर्तक सतह हुआ, इससे प्रकाश टकराया, आपतित किरण, आपतित हुआ प्रकाश और फिर वही दिशा में क्या हो गया, परावर्तित हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। हम सिंपल डिफिनीशन रखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन, मान लीजिए कि कोई प्रकाश टकराया कोई चीज़ से और फिर उसी दिशा में वापस लौट गया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर उसी पथ में वापस लौटने की जो घटना होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यह 2 प्रकार का होता है। जो प्रकाश का परावर्तन होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, यदि परावर्तक सतह, मतलब ये परावर्तक सतह, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। वही बोल रहा है यहाँ पे, यदि परावर्तक सतह चिकनी एवं समतल हो, जो परावर्तक सतह है, जो जैसे मतलब परावर्तक, जैसे दर्पण का परावर्तक सतह होता है, क्या होता है, चिकना एवं समतल होता है। यदि परावर्तक सतह चिकनी एवं समतल हो जैसे दर्पण होती है, तो प्रकाश की समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद भी समानांतर होती है। देख लीजिए परावर्तन के बाद क्या है कि इसका आपतित किरण भी देखिए सब क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं अनियमित या विसर्जित परावर्तन, जिसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब प्रकाश की किरणें सड़क, दीवार, चट्टान इत्यादि खुरदरी जगह पर जब आपतित होती है तो प्रकाश के परावर्तन के बाद वह विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है, उसे विसरित अथवा अनियमित परावर्तन कहते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि ये सड़क हुआ, सड़क मान लीजिए, इस पर प्रकाश का परावर्तन होगा तो ऐसे भागेगा, कोई ऐसे, मतलब ये एक दूसरे के क्या होगा, समानांतर नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरित या अनियमित परावर्तन बोलते हैं। नियमित एवं विसरित दोनों प्रकार के परावर्तन में परावर्तन के नियम लागू होता है, मतलब दोनों में क्या होता है, परावर्तन के नियम लागू होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं, देखिए फिगर देखिए, और आपके बाद कुछ मतलब आप जैसे हम लोग को पद पढ़ना है कि आपतित किरण किसे कहेंगे, परावर्तित किरण किसे कहेंगे, आपतन बिंदु किसे कहेंगे, अभिलंब किसे कहेंगे, आपतन कोण किसे कहेंगे, परावर्तन कोण किसे कहेंगे। तो आपको हम इसी फिगर से याद करवा देंगे। नीचे यहाँ पर डिफिनीशन लिखा हुआ है, नीचे में आपको यहाँ पे, तो हम यहाँ पर आपको डिफिनीशन एक एक बता के उसको हम बताते जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। देखिए क्या होता है इंसिडेंट रे, आप फिगर में आइए तो उसके बाद आपको समझ आएगा। देखिए इसका 2-3 डिफिनीशन हम बता देंगे। देखिए किसी सतह पर आकर टकराने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। मतलब किसी सतह पर टकराने वाली आपतित जो किरण होती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। एक तो ये डिफिनीशन हो गया। दूसरा डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि आपतन बिंदु पर टकराने वाली जो किरण होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग,
आपतित किरण, यहाँ भी हम डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि किसी स्रोत से आकर किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। या एक और डिफिनीशन है कि आपतन बिंदु पर आपतित या पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलती है। मतलब आपतन बिंदु पर जो किरण पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? आपतन को आपतित किरण बोलते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे AO क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। अब देखते हैं दूसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है कि आपतन बिंदु से परावर्तित होने वाले किरण को, आपतन बिंदु से परावर्तित होने वाले किरण को क्या हम लोग बोलते हैं? परावर्तित किरण। देखिए आपतन बिंदु पर परा, और इससे क्या हुआ? प्रकाश क्या हुआ? परावर्तित हुआ। इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? परावर्तित किरण। जो इसका नीचे आपको डिफिनीशन भी मिल जाएगा कि किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, मतलब लौटने वाली, उसी पथ पर लौटने वाली किरण क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। या एक और डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि आपतन बिंदु से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। आइए अब देखते हैं, तो यहाँ परावर्तित किरण को कौन हो गया? OB क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। OP अभिलंब। मान लीजिए कि जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर हम जब अभिलंब लंब डाल देते हैं, मतलब परपेंडिकुलर लंब डाल देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो अभिलंब का डिफिनीशन भी नीचे लिखा है, तो आपको फिगर से ही याद रखना है सब चीज़ कि OP यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। मतलब आपतन बिंदु पर जब हम एक लंब डाल देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। देखिए आपतन कोण क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। मतलब देखिए आपतित किरण क्या हुआ? ये क्या हुआ? आपतित किरण हुआ, और इसके बीच में क्या हुआ? एक अभिलंब बना हुआ है। इसी के बीच में जब कोण बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं ना। मैं क्वेश्चन पूछा गया है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। देखिए परावर्तन कोण का वही डिफिनीशन हो जाएगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, देखिए यहाँ पर परावर्तित किरण है, अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। आइए अब देखते हैं आपतन बिंदु क्या हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन हो गया आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि परावर्तित किरण जिस बिंदु से टकराकर मतलब अपने पथ पर वापस लौटती है उसी को क्या बोलते हैं? आपतन। सॉरी, आपतन यहाँ पर बिंदु होगा, पर गलती हो गया है, यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर कोण नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा। देख लीजिएगा आपतन बिंदु हो जाएगा। अब सुधार लीजिएगा आपतन बिंदु, तो मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए परावर्तक सतह क्या होता है? यही MN क्या है? परावर्तक सतह है। तो आइए यहाँ पर डिफिनीशन भी सबका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर आपतन बिंदु का भी है, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, सब क्या होगा हम बता दिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सब पूरा परावर्तन कोण का भी डिफिनीशन लिखा गया है, इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ फिगर से याद रखना है। फिगर याद रखिएगा, आपका सबका डिफिनीशन आ जाएगा कि जिस बिंदु पर टकराती है, आपतन बिंदु पर जब टकराती है तो उसे आपतित किरण बोलते हैं। आपतन बिंदु से परावर्तित होती है किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और मतलब आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण, और जिसे I द्वारा निरूपित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं, जिसे हम लोग R से निरूपित करते हैं। और आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो आपको याद हो गया होगा, और इसके 2-3 बार देखिएगा, कॉपी पर उतारिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछता ही है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, या प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। जो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं वो कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। देखिए ये नियम कैसे आपको याद रहेगा, फिगर याद रहेगा तो 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा क्या कहना चाहता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, अर्थात AO OB तथा OP एक ही समतल में होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फिगर देखिएगा पता चल जाएगा। क्या बोले हैं? आपतित किरण, आपतित किरण क्या हुआ? यहाँ पे है। परावर्तित किरण यहाँ पे है, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या है? एक समतल में। देख रहे हैं ये तीनों क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों देखिए तीनों एक समतल में है कि नहीं। तो यही पहला नियम है किसका? प्रकाश का परावर्तन का, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक समतल में होता है। एकदम ये क्वेश्चन एकदम आपको याद करना नहीं है, खाली फिगर को आपको ध्यान में रखना है, आपको याद हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। देखिए यहाँ पे याद हो जाएगा आपतन कोण क्या है, यहाँ पे देख लीजिए आपतन कोण जो ये होता है I क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपको याद हो गया कि परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण,
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या होता है, एक समतल में होता है। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन बिंदु जो होता है आई और आपतन कोण जो आई होता है और परावर्तन कोण जो आर होता है, दोनों क्या होता है, दोनों बराबर होता है, यही नियम है। इतने आज इतने हम बता रहे हैं। कल इसके बाद हम पूरा एकदम जितना शुरू से जितना आपको पढ़ना है, एकदम जीरो से एकदम जो टॉपर लेवल तक का जो पढ़ाई होता है, इसमें न्यूमेरिकल मेरा मेन फोकस है। और अभी आप बेसिक से पढ़ लीजिएगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा कोई न्यूमेरिकल बनाने में या क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका भी हम सॉल्यूशन पूरा देंगे एकदम मतलब पूरा व्याख्यान, मतलब उसका व्याख्या कर देंगे पूरा, कैसे मतलब आंसर आया, क्यों आया, और पूरे उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखिए। और फिर हम हर दिन मतलब प्रत्येक मतलब डेली एक वीडियो मतलब डालेंगे, आप देखते रहिए। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जिसका नाम है बीएड क्लास बाय आनंद।